हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? सब चंगा जी? पढ़ाई अच्छे से चल रहा है सब चीज? तो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम से अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र कैसे निकालते हैं। मतलब आईयूपीएसी नाम जो हमने पीछे के लेक्चर में पढ़े हैं उन सब से अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। तो इसमें आपको पेन पेपर आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आपको वहाँ पेन पेपर पर लिखना है, करके दिखाना है आपको। ठीक है? और करके कहाँ दिखाइएगा? करके दिखाइए, मेरे व्हाट्सएप चैनल में जाइए, वहाँ पर आप नोट्स भेजिए, जो जो आप नोट्स बनाइएगा वहाँ पर आप भेजिए। अगर कुछ गलती होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपने गलती किया है। ठीक है? तो अगर सही गलती रहेगा तो उसको मैं सही करके एक एक नया लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको सारे जो गलत चीजें आप जो करेंगे उसको मैं करेक्ट करके एक लेक्चर में दूंगा। ठीक है? अगर एक लेक्चर का नोट चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होइए, आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर से, किसी भी लेक्चर से, किसी भी टॉपिक से, या निजी जीवन में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमसे बात कीजिए। बात कहाँ करना है? आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है? या कमेंट कीजिए। मेरे जो टीममेट्स हैं आपको हमेशा साथ देंगे। आपको तो पता है हमारे जो टीममेट्स में मनदीप कुमार है जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाता हूँ, और सोशल स्टडी जो आशीष रंजन सर पढ़ाते हैं आपको। तो अगर कोई भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बे बेफिक्र होके कहिए, आपके लिए बेस्ट टीचर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है? तो स्वागत है आप लोग का साइंस वाले यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कौशल कुमार है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम से अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र कैसे निकालना है, इसके बारे में हमको देखना है ना। देखिए, सभी के सभी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो एल्केन का व्युत्पन्न होता है। जो सभी के सभी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किसका व्युत्पन्न होता है? एल्केन से। एल्केन से ही सारा का सारा जो यौगिक निकलता है। हमने पीछे सारा देखा है कि अब जो प्रयात्मक समूह था, हमने प्रयात्मक समूह कौन 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 देखा? हाइड्रोक्सिल हो गया, हेलो हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। यह सब के सब प्रयात्मक समूह जो था, नाइट्रो हो गया, एमिनो हो गया, यह सब किसके किससे बन रहा था? एल्केन से बन रहा था। एल्केन के अंत में हम एल्केन के अंत में हम क्या लगा रहे थे? ओ एच, सी एच ओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लगा रहे थे ना। ये सब लगा के हम एक नया यौगिक बना रहे थे। तो वह किससे बन रहा है? वह सब के सब एल्केन से ही बन रहा है ना। एल्केन से ही ना व्युत्पन्न हो रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि सभी के सभी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह एल्केन से बनते हैं। एल्केन के अंत में ये सब प्रयात्मक समूह हम ऐड कर देते हैं तो एक नया यौगिक बन जाता है। ठीक है? नया यौगिक कैसे बनता है समझ में आ गया? अब देखिए, कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र लिखने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? पहला, कार्बनिक यौगिक अब लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा प्रयात्मक समूह है, कौन सा प्रयात्मक समूह उसमें है दिया हुआ है। ठीक है? जैसे अगर क्लोरीन है तो वह हो गया कौन सा प्रयात्मक समूह?
हेलो का, ब्रोमीन है तो हेलो का, OH हो गया तो बताइए एल्कोहल का, CHO हो गया तो एल्डिहाइड का, CO हो गया तो कीटोन का, COH हो गया तो COH हो गया तो कार्बोक्सिल का, NH2 हो गया तो एमिनो का, NO2 हो गया तो नाइट्रो का। तो आशा करता हूँ कि आप पीछे के लेक्चर अच्छे से पढ़ रखे होंगे, तभी आपको यहाँ यहाँ के जो लेक्चर हैं आपको समझ में आएंगे। क्योंकि अगर आपने प्रयात्मक समूह नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको लेक्चर ऊपर ऊपर से जाएगा, ऊपर ऊपर से जाएगा, क्योंकि यह सब डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है। तो पढ़ के आइए पीछे के लेक्चर सारे के सारे, तब यहाँ पर आइए, आपको अच्छे से सारे के सारे डॉट अगर जोड़ जोड़ के आगे बढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, हमें कौन सा पर्यात्मक समूह है उसको हम देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हम उपस्थित पर्यात्मक समूह में कार्बन है या नहीं है। अब पर्यात्मक समूह में कार्बन है कि नहीं है हम देखते हैं फिर। तो कौन कौन से पर्यात्मक समूह है जिसमें कार्बन नहीं है। एक हो गया एमिनो में NH2 होता है, दूसरा हो गया नाइट्रो, नाइट्रो NO2 होता है, और कौन है एक हाइड्रोक्सिल हो गया OH, और क्लोरीन ब्रोमीन इस सब में, मतलब हेलो में, एमिनो में, नाइट्रो में और एल्कोहल में, इन सभी में कार्बन नहीं है। और कार्बन किस में है, कार्बन है हमारा एल्डिहाइड में, कार्बन है हमारा कीटोन में, कार्बन है हमारा कार्बोक्सिल में। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है, कार्बनिक यौगिक का मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का मूल शब्द क्या है, यह तीनों हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कौन सा पर्यात्मक समूह है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन है या नहीं है, और तीसरा कार्बनिक यौगिक का मूल शब्द क्या है। ठीक है, मूल शब्द जैसे हमने एल्काइल समूह के अंत में हम लगाते हैं ना, ये सब एल्काइल समूह के अंत में हम ये सब लगाते हैं, ये सब ये जो पर्यात्मक समूह है। ठीक है, तो मूल शब्द क्या हो गया, मूल शब्द जैसे मेथ हो गया, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, दो कार्बन है तो एथ हो गया, तीन कार्बन है तो बताइए, पीछे से बताइए, कमेंट कीजिए सारा। तीन कार्बन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट, पांच कार्बन तो पेंट, ऐसे लिख के मुझे बताइए, तब मेरे को अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम मूल शब्द कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना है उस पर हम डिपेंड करता है नामकरण। ठीक है, आगे देखिए, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमारा एक पहला एग्जाम्पल है ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का अणुसूत्र हमें लिखना है, तो आप बताइए, हमने आगे पीछे के बहुत सारे लेक्चर में इसको अच्छे से बताया है, ब्रोमोपेंटेन किसको कहते हैं। तो अब तक आपको खुद से लिखने आ जाना चाहिए। अगर आपको खुद से लिखने नहीं आ रहा है तो तो आपके पढ़ने के तरीकों को बदलना होगा। आपको पेन पेपर लिख के खुद से करना आना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट आप नहीं लिख पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं अगर समझ में आ रहा, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो लेक्चर को बार बार देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप चैनल में ज्वाइन होइए, वहाँ मैसेज कीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा, हमको और अच्छे से समझाइए, तो आपके लिए एक प्रॉपर अलग से लेक्चर तैयार किया जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, देखिए, तो ब्रोमोपेंटेन का अणुसूत्र हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो पहले हमने क्या कहा था, पहले हमने कहा था कि पर्यात्मक समूह कौन है वो देखते हैं। पर्यात्मक समूह हमारा कौन है इसमें, ब्रोमो, ब्रोमो, तो ब्रोमो में कौन सा होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो यह हमारा हो गया पर्यात्मक समूह कौन है, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। अब उसके बाद देखिए मूल शब्द क्या है हमारा, मूल शब्द हमारा पेंटेन है। इसका मूल शब्द क्या है, पेंटेन। पेंटेन में कहने का मतलब पांच कार्बन, पेंटेन कहने का मतलब पांच कार्बन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कितने कार्बन होने चाहिए, पांच कार्बन। देखिए, ब्रोमो इसका पर्यात्मक समूह हो गया, कार्बनिक यौगिक का मूल शब्द क्या है, पेंट है,
और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना 5 है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसका सामान्य सूत्र हम ऐसे लिखते हैं, CnH2n+1। यह हमें क्या दिखाता है? यह हमें दिखाता है एल्काइल समूह को। एल्काइल समूह में क्या होता है? एक कार्बन कम रहता है एल्केन से। एल्केन से एक कार्बन कम है तो उसको क्या कहेंगे हम? एल्काइल। और उसमें क्या दिया हुआ है? ब्रोमो दिया हुआ है, ब्रोमोपेंटेन। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n+1 के आगे हम ब्रोमो लगा दिए, यहाँ +1 है। CnH2n+1 के आगे हम क्या लगा दिए? ब्रोमो लगा दिए, ब्रोमो। ठीक है। अब देखिए कार्बन की संख्या मेरा 5 है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 हमने लिख दिया, दिखाई दे रहा ना आपको? कार्बन की संख्या 5। अब इसको दोगुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 एक 11। तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया? 11। और ब्रोमो कर रहा है, ब्रोमो, तो ब्रोमो मतलब ब्रोमीन को आगे लगा दिए। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया? इसका अनुसूत्र क्या हो गया? हमारा अनुसूत्र C5H11Br। समझ में आ गया? नाम से आपको अनुसूत्र लिखने आ जाएगा, नाम से आपको अनुसूत्र लिखने आना चाहिए। ठीक है। पहले हम देखते हैं पर्यात्मक समूह। पर्यात्मक समूह हमारा क्या है? ब्रोमो। ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। और पेंटेन हमारा क्या? पेंटेन। पेंट हो गया हमारा मूल शब्द। और एल्केन का मतलब एल्काइल समूह से बन रहा है। तो एल्काइल समूह में क्या होता है? CnH2n+1 और ब्रोमो मतलब ब्रोमीन ऐड कर दिया। तो यह हमारा हो गया सामान्य सूत्र। और एन हमारा कितना? 5 है। क्यों? क्योंकि पेंटेन है। पेंटेन है तो एन की संख्या कितना होगा? 5, मतलब 5 कार्बन होनी चाहिए। ठीक है। तो 5 कार्बन, तो C5H11Br हो जाएगा। इसमें हम पुट करेंगे, इसमें एन की संख्या 5 हम पुट करेंगे तो C5 है। एच कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 एक 11, 11 हो गया। और ब्रोमीन मैंने ऐड कर दिया लास्ट में। ऐसे हम अनुसूत्र लिखते हैं। क्लियर है? क्लियर है आपको? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एथेनोइक अम्ल। तो अम्ल अम्ल नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आता है? अम्ल नाम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए क्या? यह कार्बोक्सिल ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? कार्बोक्सिल ग्रुप का है। और कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या लगता है? COOH लगता है। कार्बोक्सिल ग्रुप में COOH लगता है। कहाँ? अंत में लगता है। COOH कहाँ लगता है? अंत में लगता है। और क्या कर रहा है? एथेनोइक मतलब एथेन, एथेन से बन रहा है। तो इसका कैसा सूत्र होगा? एथेन है मतलब कितना कार्बन होता है? क्योंकि मुझे पता है कि COOH में हमारा एक कार्बन पहले से है। तो एक कार्बन पहले से देखिए क्या, देखिए पहले हमने पर्यात्मक समूह कौन सा निकाले? कार्बोक्सिल अम्ल का। ठीक है। दूसरा का क्या निकालते हैं? हम देखते हैं कि कार्बन है कि नहीं है। दूसरा का हम क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं कि पर्यात्मक समूह में कार्बन है या नहीं है। तो पर्यात्मक समूह में हमारा कार्बन है कि नहीं है? है। एक कार्बन है ना? COOH में एक कार्बन मेरा है। तो देखिए नाम क्या दिया? एथेनोइक है। एथेनोइक में हमें 2 कार्बन चाहिए, और एक कार्बन तो मेरा यहाँ पहले से है। एक कार्बन तो मेरा पहले से यहाँ पर है ना COOH में। तो अब कितना कार्बन चाहिए हमें? अब मुझे एक और कार्बन चाहिए। क्यों? क्योंकि एथ में 2 कार्बन होना चाहिए। एथ में 2 कार्बन होना चाहिए। और एक कार्बन मेरा इसमें है, कार्बोक्सिल ग्रुप में है ना? तो एक और कार्बन चाहिए 2 पूरा करने के लिए। एक और कार्बन चाहिए। तो एन की संख्या कितना हो जाएगा? एन की संख्या मेरा 1 हो जाएगा ना एन की संख्या। तो एन की संख्या 1 इसमें हम पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे एन की संख्या 1 यहाँ पर। तो CH3 हो जाएगा। 1 यहाँ भी रखेंगे, 2 गुना 1 2 और +1 3। तो CH3 और लास्ट में क्या लगा देंगे? COOH। ठीक है। तो देखिए इसमें 2 कार्बन हो गया, एक यहाँ कार्बन हो गया और एक यहाँ कार्बन हो गया। 2 कार्बन हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 कार्बन हो गया ना। तो इसका अनुसूत्र क्या हो गया? CH3COOH। ठीक है। क्लियर है आपको? क्लियर है? एथेनोइक अम्ल लिखने आ गया। एक बार और मैं इसको रिकेप कर देता हूँ अच्छे से। देखिए हमारा क्या करा? एथेनोइक अम्ल। जैसे ही अम्ल कर दिया,
तो हमें समझ में आता है कि वह कार्बोक्सिल ग्रुप का क्रियात्मक समूह है। कार्बोक्सिल ग्रुप में COH होता है और COH में एक कार्बन पहले से है। तो दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं पर्यात्मक समूह कौन सा है। तो पर्यात्मक समूह हमें मिल गया कौन सा, COH। दूसरा हम क्या देखते हैं, उपस्थित पर्यात्मक समूह में कार्बन है या नहीं। तो कार्बन है कि नहीं है कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 2 कार्बन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एथ दिया हुआ है, एथ है, एथ में 2 कार्बन होता है। इसका मूल शब्द कौन सा है। तीसरा हम क्या देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक का मूल शब्द देखते हैं। तो मूल शब्द हमारा क्या है, एथ। तो एथ में कितने कार्बन चाहिए हमें, 2। और एक कार्बन तो हमारा पहले से यहाँ पर है COH में, क्योंकि अम्ल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अम्ल में तो पहले से COH है, COH में एक कार्बन पहले से हमारा, तो एक और कार्बन चाहिए हमें। तो एक और कार्बन चाहिए, तो एन की संख्या कितना हो जाएगा, 1। एन की संख्या कितना होगा, 1। तो एन की संख्या हम यहाँ अगर हम यहाँ रखेंगे C1 और H2n+1 में, तो 2 गुना 1 प्लस 2 प्लस 1 3, तो CH3COH हो जाएगा। ठीक है ना, CH3COH हो जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 2 और प्लस 1 3, तो CH3COH। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है आपको एथेनोइक अम्ल का। 2 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, तो 2 कार्बन हो गए। तो इसको हम कहते हैं एथ है, और COH लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, COH, तो यह क्या हो गया, अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। अब अनुसूत्र तो हमने लिख लिया, एक और चीज लिखना है हमें, वह क्या, संरचना सूत्र। तो पहले हम ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र लिखेंगे, ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र, फिर उसके बाद एथेनोइक अम्ल का लिखेंगे। तो ब्रोमोपेंटेन का सूत्र कैसा होता है, ब्रोमोपेंटेन का सूत्र होता है C5H 5 दूनी 10, 10 1 11, 5 को दोगुना करेंगे तो 10, और 10 में एक ऐड कर दिया तो 11 हो गया। और ब्रोमो लगा हुआ है तो Br कर देंगे यहाँ पर, आगे आगे हम Br लिख देंगे। ठीक है, आगे मैंने Br लिख दिया। अब बताइए कार्बन की संख्या 5 है, तो देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है हमारा, 11। तो 1 2 3 इधर हो गया, 4 5 6 7 इधर हो गया, 8 9 10 11 हो गया, इधर 11 हमारा हो गया हाइड्रोजन। और लास्ट में हमारा क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को हम लास्ट में यहाँ लगा दिए इस कार्बन से, हो जाएगा ना। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ब्रोमोपेंटेन का। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यह मान लीजिए यह कार्बन को हम देखते हैं, तो इसको एक तरफ यहाँ से जोड़ दिया, एक इधर से जोड़ दिया, एक इधर से जोड़ दिया, इधर से, और एक इधर से जोड़ दिया। 4 इसका संयोजकता पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वैसे ही इस कार्बन में भी 4 संयोजकता, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 संयोजकता पूरा हो गया, इस कार्बन में भी 4 संयोजकता पूरा हो गया, सभी में 4 संयोजकता पूरा हो गया ना। मैं आपको संयोजकता भी समझाते समझाते जा रहा हूँ, नहीं तो संयोजकता को मैं स्किप कर सकता था, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को भूलने की आदत है, पीछे वाले पढ़ते जाते हैं और आगे वाला पढ़ते हैं और पीछे वाला भूलते जाते हैं। तो उसको याद दिलाना मेरा काम है। ठीक है, तो अपनी संयोजकता पूरा करना जरूरी है। ठीक है ना, ऐसे ही संरचना बनता है। अब देखिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या था हमारा, CH3COH, CH3COH। यहाँ पर देखिए CH3 क्या, CH3COH। 2 कार्बन है, एक कार्बन हमारा यहाँ हो गया और एक कार्बन हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए CH3 है, तो 3 कार्बन तो यहाँ इससे जुड़ गया, तो CH3 पूरा हो गया हमारा। अब COH को हम ऐसे लिखते हैं, COH को हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है, और एक कार्बन यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया। तो ऑक्सीजन का भी डबल 2 संयोजकता पूरा हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी 2 संयोजकता पूरा हो गया, ऑक्सीजन का हो गया ना पूरा। संयोजकता आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। देखिए
यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, और यहाँ से 1 ले लिया। कितना हो गया? कार्बन का भी 4 हो गया, 4 पूरा हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से 1 ले लिया, और यहाँ से 1 ले लिया, तो ऑक्सीजन का भी 2 पूरा, यहाँ भी 2 पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया। हाइड्रोजन का भी एक पूरा हो गया, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक 2 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। और कार्बन का भी 4 पूरा हो गया, पूरा हो गया ना। तो संयोजकता पूरा करता है। अगर संरचना सूत्र बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि सबकी जो संयोजकता है वह पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो जैसे तैसे थोड़े बना देंगे इसको। अगर हम चाहें तो ऐसे, कोई कहेगा कि सर इसको तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक एक बॉन्ड देके ऑक्सीजन दे दिया, और यहाँ पर तीन तीन दे दिया, और एक और यहाँ पर हाइड्रोजन, एक और यहाँ पर हाइड्रोजन, एक और यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर एच दे दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया। ऐसे भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजकता तो एक ही ना पूरा हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसको दो दो होना चाहिए। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो डबल बॉन्ड से एक बार पूरा किया, एक बार सिंगल बॉन्ड से। इसमें इसमें सिंगल बॉन्ड इधर से ले लिया, एक बॉन्ड इधर से ले लिया, तो इसका 2 पूरा हो गया ना। और इस केस में सीधा डबल बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया पहले ही, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका संयोजकता पूरा हो गया। ठीक है, तो आपको संयोजकता को ध्यान में रखकर ही संरचना सूत्र पढ़ना चाहिए, ना कि जैसे तैसे हम जोड़ दिए, कार्बन को वहां लगा दिए, हाइड्रोजन को वहां लगा दिए, ऑक्सीजन को वहां लगा दिए, और उसको बॉन्डिंग हम अलग अलग जैसे तैसे दे दिए। वैसे नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल क्या है हमारा? हेक्सेनल। हेक्सेनल का अनुसूत्र हम कैसे लिखते हैं? देखिए, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, देखिए हेक्सेनल है, हेक्सेनल में क्या होता है? इनैल है, इनैल, इनैल को हम एल्डिहाइड से देखते हैं, एल्डिहाइड को बताता है इनैल। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? CHO होता है। एल्डिहाइड को क्या इससे हम डिनोट करते हैं? CHO से। और क्या क्या कर रहा है? हेक्सेनॉल, हेक्स मतलब 6 कार्बन, कार्बन यौगिक का मूल शब्द हो गया हेक्स, और कार्बन की संख्या कितना हो गया? 6। अब बताइए मेरे को, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है कि नहीं है? है। कितने हैं? 1। तो हमें एन की संख्या कितना लेना पड़ेगा? एन की संख्या हमें 5 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो मेरा पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, एक कार्बन तो मुझे पहले से यहाँ दिया हुआ है, तो हमें 6 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन की संख्या कितना लेना पड़ेगा? एन की संख्या हमें 5 लेना पड़ेगा, तभी ना 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा। 5 और इधर 1 मिलके 6 हो जाएगा। हमें पूरा कार्बन कितना चाहिए? 6, क्योंकि यहाँ पर हेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर हेक्स दिया हुआ है, हेक्स, तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन हमें चाहिए। और एक कार्बन तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कार्यात्मक समूह में ही दिया हुआ है एक कार्बन, और हमें कितना चाहिए? 5। तो 5 के लिए क्या करेंगे? एन की संख्या हम 5 रखेंगे, एन की संख्या हम क्या रखेंगे? 5। तो अब देखिए, यहाँ पर हम सी में 5 रखें, एन की जगह पर 5 रखें, C5, एच कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 और 1 CHO इधर ऐड कर दिए लास्ट में। ठीक है, क्लियर है? तो C5H11CHO हो गया हमारा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह हमारा हो गया अनुसूत्र किसका? हेक्सेनल का। क्लियर है? अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा हम करते रहेंगे, एग्जाम्पल लेते जाएंगे। आज एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही खेलेंगे हम। ठीक है, देखिए दूसरा, एक और है क्या? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र लिखते हैं। तो इसमें क्या है? एनोन है, एनोन, एनोन है ना। एनोन किसको कहते हैं? एनोन हम कीटोन समूह का है। एनोन किसका होता है? कीटोन समूह का है। और कीटोन समूह को हम किससे डिनोट करते हैं? कीटोन समूह को हम CO से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? CO से। और CO में एक कार्बन मेरा पहले से है, एक कार्बन मेरा पहले से है, और यहाँ पर कितना दिया? ब्यूट। ब्यूट मतलब इसका मूल शब्द क्या हो गया? मूल शब्द हमारा इसका हो गया ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितना होता है? नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए 4। और CO में एक कार्बन मेरा पहले से है, एक कार्बन मेरा यहाँ पहले से है, तो और कितना चाहिए हमें, और हमें 3 चाहिए। 4 पूरा करने के लिए हमें और कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हमें 3 हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ ना। n की वैल्यू 3 क्यों लिए हम, क्योंकि पूरा पूरा कार्बन की संख्या हमें कितना चाहिए 4, और एक कार्बन तो हमें पहले से यहाँ पर दिया हुआ, तो 4 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो n की संख्या का हमें 3 लेना होगा। अब बताइए इसका कीटोन समूह का जो कीटोन समूह का समान सूत्र क्या होता है, यह होता है, यह CnH2n+1 CO और CnH2n+1। यह हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था। अगर आपने पिछले लेक्चर मिस किया है तो आपको इस लेक्चर में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वे पूरा एकदम कनेक्टेड है एकदम। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो यह मत देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यही कारण है कि आप पीछे के लेक्चर को अच्छे से नहीं किया होगा, या कॉपी पेन पर आपने नहीं लिख रखा होगा। कॉपी पेन पर आप करके बनाइए, लिखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कीटोन समूह का सामान्य सूत्र हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए CnH2n+1, फिर CO, फिर CnH2n+1। सेम यह हो गया और यह हो गया, इस सब ये दोनों सेम है, अरे बीच में हम CO को ऐड कर देते हैं, बीच में हम CO को ऐड कर देते हैं। यह होता है कीटोन समूह के रसायन सामान्य सूत्र। अब बताइए मेरे को, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ n की संख्या अगर ऑड रहेगा, n की संख्या अगर ऑड रहेगा तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एक दे देंगे और बाकी तरफ सारे के सारा दे देंगे। एक तरफ मैंने एक दे दिया, बाकी सब सारा का सारा दे देंगे। तो n में से एक हम इसको दे देंगे, इसको दे देंगे एक, और बचेगा 2, तो 2 इसको दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक दे दिया तो CH3 हो गया, फिर मैंने CO लिख दिया और इसको 2 दे दिया, मतलब C2H5 हो गया। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर खुद से करके दिखाता हूँ आपको। एक कार्बन मैंने पहले को दे दिया तो C1, और यहाँ पर दो गुना करेंगे तो 2 गुना 1 + 1 3 हो जाएगा, तो CH3। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम CO लिखते हैं, CO कीटोन समूह है ना, कीटोन समूह, तो CO लिख देंगे, CO लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए n की संख्या 3 है, तो हम एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, तो अब बच गया क्या 2, 2 इसको दे देंगे, 2 हम इसको दे देंगे। क्या बच गया मेरा C2H, कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, C2H5 हो जाएगा। n की संख्या 2 था तो 2 दूनी 4 कर दिए, 4 1 5 कर दिए। तो यह हमारा हो गया अनुसूत्र किसका, ब्यूटेनॉन का, ब्यूटेनॉन का। कैसे, एक कार्बन हमारा यहाँ हो गया, दूसरा का कार्बन हमारा यहाँ हो गया, और 2 कार्बन यहाँ है, 2 1 3 3 1 4, 4 कार्बन यहाँ है ना। देखिए इसमें, देखिए अगर उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें देखिए, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और 2 कार्बन यहाँ है। 2 1 3 3 1 4, 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट। और यहाँ पर CO है, CO का मतलब क्या होता है, एनोन। तो ब्यूट में हम एनोन लगा दिए तो क्या हो गया, ब्यूटेनोन। ब्यूट में हम एनोन लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, ब्यूटेनोन। यहाँ पर ब्यूटेनोन आ गया। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको। अब एक और एग्जांपल देते हैं, सारा का सारा जो हम पर्यात्मक समूह सबका एग्जांपल लेके आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए पेंटेनॉल है, एक नॉल है, तो यहाँ पर क्या है, इनॉल हो गया, इनॉल। इनॉल किसका होता है, इनॉल होता है एल्कोहल समूह का। इनॉल किसका होता है, एल्कोहल समूह का। तो हमारा पर्यात्मक समूह पहला पहला क्या होता है, पहला हमें पर्यात्मक समूह खोजना होता है। तो पर्यात्मक समूह हमने खोज लिया, कौन सा है, एल्कोहल। अब बताइए इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द हमारा पेंट है, पेंट। तो कार्बनिक यौगिक का मूल शब्द हमारा पेंट मिल गया। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई आ गया था बीच में। ठीक है, तो देखिए, कार्बनिक यौगिक का मूल शब्द क्या है? हमारा पेंट है। क्यों? क्योंकि पेंटेनॉल है। पेंटेनॉल में पेंट हमारा मूल शब्द है। और इनॉल क्या हमारा? इनॉल हमारा प्रयात्मक समूह है। तो प्रयात्मक समूह कौन सा है? एल्कोहल हो गया। और मूल शब्द क्या है हमारा? पेंट है। पेंट है, तो पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 5। अब बताइए मेरे को, प्रयात्मक समूह में कोई कार्बन है कि नहीं है? हम तीसरा दूसरा क्या करते हैं? दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा क्या देखते हैं हम कि प्रयात्मक समूह में कार्बन है या नहीं। तो कार्बन तो हमारा OH में नहीं है। नहीं है ना? OH में हमारा कार्बन नहीं है। तो हमें N की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? अगर अगर प्रयात्मक समूह में कार्बन नहीं रहेगा, तो हम जितना कार्बन परमाणु की संख्या होगा उतना हम N लेते हैं। तो अगर नहीं है तो कितना होगा? 5। मतलब N की संख्या 5 लेंगे। तो C5 यहाँ पर हम 5 रखेंगे। तो 5 दूनी 10 से 11 हो जाएगा। और OH को ऐड कर दिए, तो यह हमारा बन गया अणुसूत्र पेंटेनॉल का। क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है? अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन हम मान लीजिए कि है, मान लीजिए, मैं होगा तो नहीं क्योंकि एनॉल है ना, एनॉल में तो नहीं होता है। एक कार्बन यहाँ पर रहता तो क्या होता है? यहाँ पर हम एन की वैल्यू 4 लेते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो पहले से यहाँ पर हो गया, तो एन की वैल्यू और 4 लेंगे। 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो हमें एन की वैल्यू कितना लेंगे? एन की वैल्यू 5 लेंगे, क्योंकि हमें कार्बन की संख्या 5 चाहिए ना। 5 क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर पेंटेनॉल है। पेंटेनॉल है तो हमें कार्बन की संख्या कितना चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है? और 5 लिया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 1 11। क्योंकि इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र ऐसा होता है। एक चीज याद देखिए, ये वाला चीज जो है ना, ये वाला चीज जो है सब चीज में कॉमन है। हर एक चीज में कॉमन है। आपको बस चेंज किस में हो रहा है? चेंज बस इसमें हो रहा है। ये प्रयात्मक समूह किसी में OH है, किसी में COH है, किसी में नाइट्रो है, किसी में हाइड्रोक्सिल है, किसी में फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, ये सब है। ठीक है ना? बस ये सारा सेम है, सब में सेम है। CnH2n+1। बस कार्बन की संख्या खाली बदलते जाओ और हाइड्रोजन की संख्या बदलते जाओ। फॉर्मूला तो सब में सेम ही रहेगा, यही वाला फॉर्मूला रहेगा। खाली इसकी इसकी जो संख्या, इसकी जो है, यह बदलते जाएगा सब में। अगर एनॉल है तो OH होगा, एनाइल है तो CHO होगा, अगर कीटोन है तो वो CO हो जाएगा, अगर हेलो हेलो है तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं। ठीक है? तो यह समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको यहाँ तक? कार्बनिक यौगिक IUPAC नाम से अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र निकालना आपको आ जाएगा ना। अगर नाम मैं आपको दूंगा तो उसका आप संरचना सूत्र एवं अणुसूत्र लिख दोगे ना? लिख दोगे ना? ठीक है। मैं आपको जाते जाते 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा। आपको अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिए कि उसका प्रयात्मक समूह, उसका अणुसूत्र क्या होगा। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, नाम बताता हूँ। यहाँ पर नहीं दिया हुआ ना। हाँ, मेथेनोइक अम्ल का, मेथेनोइक अम्ल का आप बताइए अणुसूत्र क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर आपको आता है तो। मेथेनोइक अम्ल का। और एक और बताइए, प्रोपेनॉल का बताइए। प्रोपेनॉल का आप बताइए अणुसूत्र क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर आपको आता है तो। प्रोपेनॉल और मेथेनोइक अम्ल। और एक और देता हूँ मैं आपको। और हो गया हेक्सेनोन का आप बताइए। हेक्सेनोन का तो इसमें हो ही गया। हेप्टेन का बताइए। हेप्टेन में आपको पता है ना 7 कार्बन होता है। हेप्टेन में 7 कार्बन होता है, याद रखिएगा। हेप्टेनोन का बताइए, हेप्टेनोन का। अगर आपको आता है तो आपको चैट बॉक्स में आपको लिखना होगा। ठीक है? ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक अणुसूत्र अगर दिया रहेगा तो उससे हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। अब उसका उल्टा देखेंगे हम। पहले IUPAC नाम दिया हुआ था,
तो उससे हम अणुसूत्र निकाल रहे थे। अब अणुसूत्र दिया रहेगा तो हम उससे हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए, दिए गए सूत्र से कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखने में निम्न बातों पर ध्यान रखें। कौन कौन सा? कि कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, के आधार पर मूल शब्द हम ज्ञात करेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या जितना दिया रहेगा उसी के अनुसार हम उसका मूल शब्द ज्ञात करेंगे। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 रहेगा तो उसको उसका मूल शब्द क्या होगा? उसका मूल शब्द होगा मेथ। 2 तो एथ। इतना बार मैंने बता चुका हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो प्रॉब्लम है भाई समझने में। या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या तो बस आप वीडियो देख रहे हो और छोड़ दे रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 9 तो नॉन और 10 तो टेक। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है उपस्थित पर्यात्मक समूह का नाम क्या है। अब उस आईयूपीएसी नाम में आईयूपीएस जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र उसमें पर्यात्मक समूह क्या है, उसका नाम क्या है वो देखेंगे हम। और तीसरा, पर्यात्मक समूह का नाम कार्बनिक यौगिक के बाद या पहले होगा। पर्यात्मक समूह जो है वो बाद में है कि पहले है? जैसे फ्लोरो हो गया, फ्लोरो जो हेलो वाला है, हेलो वाला और नाइट्रो वाला, यह दोनों केस जो होता है इन दोनों में नाम हम पहले लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कैसे? ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो प्रोपेन, ऐसे लिखते हैं ना। फ्लोरो प्रोपेन ऐसे लिखते हैं ना। तो उसका जो पर्यात्मक समूह है उसका नाम हम कैसे लिख रहे हैं? पहले लिख रहे हैं। और दूसरा क्या होता है? जैसे नाइट्रो वाला में नाइट्रो हेक्सेन, नाइट्रो पेंटेन, नाइट्रो प्रोपेन ऐसे लिखते हैं। तो नाइट्रो और हेलो, इन दोनों केस में हम क्या करते हैं? हम जो पर्यात्मक समूह होता है उसको हम पहले लिखते हैं। बाकी सारे के सारे जो केस है उन सब में हम बाद में लिखते हैं पर्यात्मक समूह। जैसे मेथनोइक अम्ल हो गया, अम्ल बाद में लिख दिए। प्रोपेनोन हो गया, नोन क्या लिखे? बाद में लिख दिए। प्रोपेनैल हो गया, नैल हम क्या लिखे? बाद में लिखे। हैं? प्रोपेनॉल हो गया, नॉल कब लिखे? नॉल हम बाद में लिखे। ठीक है ना। तो पर्यात्मक समूह का नाम हम कब लिखते हैं? बाद में लिखते हैं कि पहले लिखते हैं? उसको हम ध्यान से रखेंगे, ध्यान देंगे। तो यह 3 चीजों आपको ध्यान रखना होगा अणुसूत्र से आईयूपीएसी नाम लिखने में। ठीक है, पहला क्या? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द हमको मूल शब्द हमें पता होना चाहिए। दूसरा, उस अणुसूत्र में पर्यात्मक समूह कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। और पर्यात्मक समूह को हम पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और पहले होता है कौन कौन में? हेलो में और नाइट्रो में, बस 2 चीज में पहले होता है, हेलो और नाइट्रो में। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए C2H5Br, इसका हम आईयूपीएसी नाम दिया हुआ, सॉरी, अणुसूत्र दिया हुआ, अणुसूत्र का हम इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब बताइए क्या क्या होगा? पहला क्या करा? पहला हमें कह रहा है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम मूल शब्द ज्ञात करेंगे। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितना है? 2। 2 कार्बन परमाणु की संख्या है ना। C2 है, C2 मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो इसका मूल शब्द क्या होगा? इसका मूल शब्द हमारा हो गया एथ। इसका मूल शब्द हो गया एथ। हो गया ना। अब दूसरा देखिए, उपस्थित पर्यात्मक समूह का नाम क्या है? इसमें पर्यात्मक समूह का नाम क्या है? यहाँ पर बी आर दिया हुआ है, बी आर दिया हुआ, तो बी आर का पर्यात्मक समूह कौन सा होता है? ब्रोमो। क्या होता है? ब्रोमो। तो पर्यात्मक समूह हमारा हो गया ब्रोमो। ठीक है, और इसका उच्चारण हम यौगिक से पहले, यौगिक में पहले होगा। क्यों? क्योंकि यह हेलोजन का पार्ट है, हेलो का पार्ट है, हेलो का। तो हेलो को हम क्या करते हैं? यौगिक से पहले लिखते हैं। ठीक है, तो एथ के संगत एल्केन क्या होगा? एथेन हुआ। या क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ है, और एथ में क्या होता है? एथेन होता है ना, एथेन। ए एथ के संगत, एथ के साथ हम क्या लिखते हैं? एल्केन जोड़ते हैं तो क्या होता है? एथेन होता है। एथ के साथ हम एल्केन जोड़ते हैं तो एथेन हो गया। अतः कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ब्रोमो एथेन। क्यों? क्योंकि ब्रोमो को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि यह हेलो का पार्ट है, हेलो का पार्ट है, हेलो का पार्ट होता है तो उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है ना। तो ब्रोमो और एथ है, एथ में हम एन जोड़ दिए तो एथेन हो गया, एथ में एन जोड़ दिए तो एथेन हो गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया ब्रोमो एथेन। क्लियर है आपको? क्लियर है?
अब देखिए एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, देखिए यहाँ पर कितना का HCHO, इस सूत्र से हम IUPAC नाम पता करेंगे, इस सूत्र से हम IUPAC नाम पता करेंगे। देखिए इसमें क्या मूल शब्द क्या है हमारा, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, तो मूल शब्द क्या होगा, एक कार्बन का मूल शब्द होता है मेथ। मेथ हो गया हमारा पहला, पहला काम हमारा, कार्बन के संख्या के आधार पर हम मूल शब्द ज्ञात करते हैं। तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 है, तो इसका कहने का मतलब मेथ हो गया, मेथ। और उसके बाद पर्यात्मक समूह देखते हैं, पर्यात्मक समूह कौन सा है, CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हम क्या लिखते हैं, एनएल जोड़ते हैं, एनएल, एनएल को कहाँ लिखते हैं, बाद में, एनएल को हम बाद में लिखते हैं। तो मेथ और एनएल जोड़ दिया तो क्या हो गया, मेथेनैल। तो लास्ट में हम जोड़ेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मेथेनैल। ठीक है ना, ऐसे देखते हैं। तीसरा का देखिए, C2H5OH, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, दो, दो कार्बन की संख्या है, तो क्या मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द हमारा एथ हो जाएगा, मूल शब्द हमारा एथ हो गया। और यहाँ पर पर्यात्मक समूह कौन सा है, OH है, OH में हम क्या लिखते हैं, एनोल, एनोल लिखते हैं, OH में हम एनोल लिखते हैं, एनोल को कहाँ लिखते हैं, बाद में, अंत में लिखते हैं। तो एथ और एनोल लगा दिए तो क्या होगा, एथेनॉल हो गया। ठीक है, तीसरा आगे देखते हैं, चौथा, यहाँ देखिए CH3COOH है, कार्बन की संख्या कितना है, एक कार्बन हमारा यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन हमारा यहाँ हो गया, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मूल शब्द, मूल शब्द हमारा एथ हो गया। और यहाँ पर पर्यात्मक समूह कौन सा है, COOH है, COOH है। तो पर्यात्मक समूह COOH मतलब कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल को हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अम्ल जोड़ते हैं, अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल में हम लास्ट में अम्ल जोड़ते हैं। तो एथ है, और एथ में एल्केन जोड़ दिया, एल्केन मतलब एन जोड़ दिया, तो एथेन हो गया। एथेन में हम कार्बोक्सिल अम्ल को क्या जोड़ते हैं, एनोइक, एनोइक जोड़ते हैं, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बोक्सिल अम्ल में हम एनोइक लास्ट में जोड़ते हैं, एनोइक, याद रखिएगा, यह हमने बताया था पिछले लेक्चर में, एनोइक, एनोइक, कार्बोक्सिल अम्ल में हम एनोइक लास्ट में जोड़ते हैं, एनोइक। तो एथ है, एथ है, एथ में अगर एनोइक जोड़ दिया तो एथे, ये जो ए है यहाँ आ जाएगा, तो एथेनो, एथेनोइक, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अम्ल, तो हमारा क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एक और देखिए अब, CH3CO, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, एक, दो और दो, दो एक तीन, तीन एक चार, चार कार्बन की संख्या। तो चार कार्बन की संख्या मतलब मूल शब्द क्या हो गया, चार का मूल शब्द क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट। और CO है, CO, CO का मतलब कीटोन, कीटोन में क्या लगता है, एनोन लगता है, कीटोन में एनोन लगता है लास्ट में, कीटोन में हम एनोन जोड़ते हैं। तो ब्यूट और एनोन जोड़ दिया तो क्या हो गया, ब्यूटेनोन। इतना सारा एग्जाम्पल देने से आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कार्बन की संख्या देखते हैं, कार्बन की संख्या से हम उसका मूल शब्द देखते हैं, और चार कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ब्यूट हो गया। और CO है, CO का मतलब कीटोन होता है, कीटोन, कीटोन में लास्ट में क्या लगता है, कीटोन में एनोन लगता है, तो कीटोन में हम एनोन लगा दिए, कब, लास्ट में, तो ब्यूट प्लस, ब्यूट प्लस क्या हो गया, ब्यूट और प्लस एनोन, तो ब्यूटेनोन। यहाँ पर ए, यहाँ ये जो ए है यहाँ पर आ जाएगा। इतना बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ, बच्चों की तरह मुझे समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हो, आपको इसको खुद से आना चाहिए। ठीक है, ब्यूट और एनोन क्या हो गया, ब्यूटेनोन। मैं सोचता हूँ कि आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊं, ताकि आपको कोई कंप्लेन ना हो कि सर ने कुछ बताया नहीं बारीकी से। ब्यूट है और ए है, तो ए को मैं ऊपर लगा दिया, क्या हो गया, ब्यूटेनोन, तो यह हमारा नाम हो गया ब्यूटेनोन। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म होता है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने IUPAC नाम से अणु सूत्र निकाला था। दूसरा हम क्या किए थे, अणु सूत्र से, अणु सूत्र से हमने IUPAC नाम निकाला, अणु सूत्र से IUPAC नाम निकाला। ठीक है,
अब देखिए तीसरा, एक और टॉपिक हमारा क्या, सजातीय श्रेणी या सजातीय समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, मतलब होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसको खत्म करके इस टॉपिक को आज हम यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए अभी तक कार्बन यौगिक की संख्या लगभग 3 लाख मिलियन आंकी गई है, अतः इनका अलग अलग अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए इनके कुछ समानताओं जैसे संरचना, क्रियात्मक समूह, रासायनिक गुणों इत्यादि के आधार पर एकत्रित कर श्रृंखला बना ली जाती है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर और इन सभी संरचना के आधार पर हम उसको उसको हम पहचानते हैं। अगर उसका क्रियात्मक समूह, रासायनिक गुण और संरचना तीनों मिल गया, तीनों किसी किसी यौगिक का, मान लीजिए 5 गो यौगिक है, पांचों का संरचना सूत्र, क्रियात्मक समूह और रासायनिक गुण, यह तीनों मिल गया तो वह कौन सा यौगिक होगा, वह समजातीय यौगिक होगा, समजातीय श्रेणी में हो जाएगा, सबके सब सेम श्रेणी में हो जाएगा। और सेम श्रेणी का मतलब कहने का मतलब समजातीय श्रेणी। ठीक है, प्रत्येक सदस्य समजात कहलाता है, जैसे एल्केन की श्रृंखला, एल्कीन की श्रृंखला, एल्काइन की श्रृंखला, एल्कोहल की सारे का सारा श्रृंखला होगा, एल्डिहाइड की श्रृंखला, कीटोन की, अगर कीटोन का सारा जो जो यौगिक है वो सब सेम तरीके से होता है तो सबका सब क्या होगा, सबका सब समजातीय होगा। एल्कीन का भी सब सेम जैसा होता है तो एल्कीन का समजातीय हो जाएगा, एल्केन का अपना होगा, एल्डिहाइड का अपना होगा, एल्कोहल का अपना होगा, एल्काइन का अपना होगा, सबका अपना अपना एक समजातीय समजातीय यौगिक होता है, श्रेणी होता है। अतः कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह रहता है तथा दो क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर रहता है, उसे हम संजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसमें देखिए कार्बन की संख्या इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इस यहाँ से यहाँ तक आने में CH2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, दो क्रमागत सदस्यों में अंतर कितना हो गया, CH2। इसमें कार्बन देखिए 1 है, इसमें कार्बन 2 है, तो 1 कार्बन का अंतर हो गया, इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 6 है, तो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर कम गया, यहाँ पर दिखा रहा है ना CH2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से दूसरा से तीसरा आने में क्रमागत करा, दो क्रमागत सदस्यों में अंतर, तो दूसरा से तीसरा में आने में कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 गया 1 है, तो एक यहाँ पर 1 कार्बन का अंतर हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, 8 था, 2 कम गया, तो कितना हो गया, 6। तो CH2 कम गया। अब इसमें से इसमें जाएंगे, इसमें से इसमें जाएंगे, तो फिर से दो दो कम जाएगा, मतलब CH2 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें देखिए मेथेनॉल ग्रुप में, सॉरी इनॉल ग्रुप में, एल्कोहल ग्रुप में पहला होता है मेथेनॉल, दूसरा एथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल और चौथा ब्यूटेनॉल। तो इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना 3 और 1 4, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 5 1 6, 6 में से 4 गया कितना गया 2, तो CH2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, एक कार्बन का अंतर हो गया इसमें से और हाइड्रोजन का अंतर हो गया, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, 6 में 4 गया 2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें भी सेम केस है, जब यहाँ से यहाँ आएंगे ना, जब सेकंड से थर्ड में आएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी 2 CH2 मतलब CH2 का अंतर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो CH2 का अंतर हो जाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि CH2 का अंतर हो रहा है, एक ही प्राथमिक समूह में दो दो क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, तो वह क्या होता है, वह समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो यह आपस में समजातीय श्रेणी है, यह जो है आपस में समजातीय श्रेणी है, और यह जो आपस में समजातीय श्रेणी है, क्योंकि सबका क्रियात्मक समूह सेम है और सभी के क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर है, क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर है। ठीक है, देखिए एक और है यहाँ पर, देखिए आणविक द्रव्यमान में एक और पहचानने का नियम क्या है, आणविक द्रव्यमान में 14 14 का अंतर हो, 14 14 का अंतर है ना, इसका 32 है,
इसका 46 है, इसका 60 है, इसका 74 है। देखिए क्या हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 32 निकलेगा। कैसे? एक कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 12 16, 16 2 18, 18 10 28, 28 और ये चार हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन का एक होता है तो चार हाइड्रोजन है तो चार, तो 28 4 32 हो गया ना, 32 हो गया ना। इसमें भी यार, इसमें हो जाएगा 46, इसमें हो जाएगा 60 और इसमें हो जाएगा 74। एक हम पहचानते हैं कैसे? एक हम पहचानते हैं CH2 का अंतर होना चाहिए दो क्रमागत में, दो क्रमागत में CH2 का अंतर होना चाहिए, या उसके द्रव्यमान में 14 14 का अंतर होना चाहिए। 14 का अंतर है, 14 का अंतर है, 14 का अंतर है ना? तो ऐसे होगा तो हम उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब उसका विशेषताएं क्या होती है उसको देखते हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक ही होता है, सामान्य सूत्र एक ही होता है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही पर्यात्मक समूह होता है, जो हमने अभी देखा सभी में OH है, OH है तो पर्यात्मक समूह सेम है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही रासायनिक गुण होता है। रासायनिक गुण एक ही क्यों है? क्योंकि सब में क्या है? एनॉल है, एनॉल है मतलब एल्कोहल का ग्रुप है, तो सभी में एल्कोहल का ग्रुप है तो सभी का रासायनिक गुण सेम होगा ना। ठीक है, समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, जो मैंने बताया अभी। और समजातीय श्रेणी के सदस्यों के में आणविक द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है, जिससे गलनांक एवं गलनांक में भी वृद्धि होती है। अतः समजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, अर्थात भौतिक गुण एक समान नहीं दर्शाते। देखिए इसको मैं संक्षेप में थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आए, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आए तो इसके द्रव्यमान में चेंज हो गया। पहले 32 था, अब ये हो गया 46। तो द्रव्यमान में चेंज होगा तो उसके भौतिक गुणों में भी चेंज होगा। ठीक है, और रासायनिक सेम क्यों है? क्योंकि सभी का सभी जो OH है, OH ग्रुप का है, तो सभी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है तो इसका रासायनिक सभी में सेम होगा, रासायनिक गुण। और द्रव्यमान सब में चेंज हो रहा है, एक से दूसरे में जाने पर द्रव्यमान चेंज हो रहा है तो इसका भौतिक गुण अलग अलग होगा। ठीक है, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि से बनाया जाता है, इन सबको एक ही विधि से बनाते हैं। कैसे? CnH2n, CnH2n +1, और यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? क्रियात्मक समूह। अगर OH का तो OH लिख दिया। सभी में A वाला कॉमन होता है, A वाला कॉमन होता है। ठीक है, केवल ये चेंज करते रहते हैं। A वाला OH किसी में होगा, किसी में CHO होगा, किसी में CWH होगा, किसी में नाइट्रो होगा, किसी में ब्रोमो होगा, किसी में फ्लोरो होगा। तो हम केवल पर्यात्मक समूह सबको चेंज करते हैं, बाकी तो सब में ये जो है ये सूत्र सब में सेम होता है। ठीक है ना, क्लियर है आपको? तो आपका लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे आगे की चीजें। ठीक है, आज हमने हमने क्या देखा उसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको। पहले मैंने IUPAC नाम से अणुसूत्र कैसे लिखते हैं उसको दिखाया मैंने, IUPAC नाम से अणुसूत्र कैसे लिखते हैं उसको दिखाया मैंने। फिर दूसरा क्या था? दूसरा हम अणुसूत्र से IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, दूसरा हमने देखा अणुसूत्र से IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। और तीसरा हमने देखा समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आज समझ में आएगा, कल भूल जाइएगा। तो टाइम टू टाइम आपको लेक्चर देखते रहिए, बीच बीच में समय, जब भी समय मिलता है आप समय निकाल के लेक्चर पढ़िए, समझिए। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, आपको समझाया जाएगा, सारा सारा का सारा टॉपिक आपको दोबारा बताया जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।